हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी.एस. योगेश वर्मा। दोस्तों, अपन 30 डेज़ का जीएसटी क्रैश कोर्स कर रहे हैं और जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे अपन जीएसटी के अंदर रजिस्टर होते हैं और उसके बाद की जो कंप्लायंसेस है वो क्या होती है। तो फुल अपन ये कोर्स है वो 30 डेज़ के अंदर इसमें कंप्लीट करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कब एक जो नॉर्मल पर्सन है वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के लिए लायबल हो जाता है। तो आज का जो हमारा डे नंबर 1 है उसमें अपन देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कब अराइज हो जाती है, कब उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो थ्योरेटिकली अपन थोड़ा बेसिक्स यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर अपनी जो पीपीटी है उसकी हेल्प से अपन जो पूरी कंप्लायंसेज है रजिस्ट्रेशन की वो अपन यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो एक नॉर्मल जो बंदा है वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कब लायबल होता है। तो इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करे हैं। एक तो जो नॉर्मल स्टेट्स हैं और एक कुछ है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट। तो जो नॉर्मल स्टेट है उसमें जो जीएसटी लेने की लिमिट है वो अलग है और स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट है उसमें जो जीएसटी लेने की लिमिट है वो अलग है। नॉर्मल जो स्टेट है उसके अंदर अगर कोई बंदा सिर्फ गुड्स में सप्लाई करता है, गुड्स में डील करता है, सर्विसेज में डील करता है सिर्फ, या बोथ दोनों के अंदर करता है। सिर्फ अगर गुड्स में डील करता है तो जीएसटी लेने की लायबिलिटी कब आ जाती है, जब उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से अबव हो जाए। अगर वो सिर्फ सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उसको जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपीज। और अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई करता है तो उसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 20 लाख रुपीज। और वही बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी की जो स्टेट है उसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लेने की लायबिलिटी कब आएगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, इसके अंदर इसको करना है, जो गुड्स है उसकी वो लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 20 लाख रुपीज, सर्विसेज के केस में 10 लाख और बोथ के केस में भी 10 लाख। यानी जो नॉर्मल स्टेट है उसकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो यहाँ पर हाफ हो जाएगी। तो ये तो बेसिकली है जो जीएसटी लेने की लायबिलिटी आपकी कब अराइज होती है। जब एक बार आप जीएसटी लेने के लिए लायबल हो जाते हैं तो उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन अपन को कैसे लेना होता है, कहाँ पे जाके कौन सा फॉर्म अपन फाइल करते हैं। तो जो अपन रजिस्ट्रेशन लेंगे वो कौन सी साइट पे जाके लेंगे, साइट का नाम क्या है, www.gst.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर अपनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन लेना, रिटर्न्स फाइल करना, कोई नोटिस वगैरह आ गए तो उसके रिप्लाई करना। तो ये सिंगल वेबसाइट है जहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सारी कंप्लायंसेज यहाँ पर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यहाँ पर सर्विसेज के अंदर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। आप जब रजिस्ट्रेशन जो उसका बॉक्स है उस पर टिक करेंगे तो आपके पास 2 फॉर्म खुलेंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर बेसिकली आपकी पेन से रिगार्डिंग, मोबाइल और जीमेल, ये इन्फॉर्मेशन आपकी पार्ट 1 में जाएगी। जैसे ही आप पार्ट 1 को लगाओगे तो वो मोबाइल और जीमेल पर आपका ओटीपी सेंड कर देंगे। मोबाइल और जीमेल पे दोनों जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पे फीड करने पड़ेंगे और उसके बाद एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है,
टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। फिर आप टीआरएन की जो हेल्प है उससे पार्ट नंबर 2 को फिल करेंगे। पार्ट 2 के अंदर बेसिकली डिटेल्स होती है आपकी, जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है बिजनेस की, उसकी डिटेल जाएगी। एचएसएन की समरी जाएगी कि कौन से एचएसएन में आप डील करोगे, ठीक है। जो प्रोप्राइटर है या कंपनी के इसमें डायरेक्टर है उसकी डिटेल्स वहाँ पर जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कब एक बंदा जो नॉर्मल बंदा है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी उसकी कब आती है, और जब उसकी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ जाती है तो रजिस्ट्रेशन वो कहाँ पे जाके करेगा। अब अपन देखेंगे कि जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उसके बाद की क्या-क्या कंप्लायंसेस है जो फॉलो करनी होती है। तो अगर रेगुलर टैक्स पेयर है तो आपको ईयर की 25 रिटर्न्स यहाँ पे फाइल करनी कंपलसरी होती है। 12 तो आपकी है जीएसटीआर 1 और 12 ही है जीएसटीआर 3B और एक जाएगी आपकी एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9, ठीक है। बेसिकली जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स की सारी डिटेल्स जाएगी। मंथ के अंदर आपने जितनी भी सेल्स की होगी उसकी जो डिटेल्स है वो किसके अंदर जाएगी, जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 3B है उसके अंदर आपको जीएसटी का पेमेंट करना होगा, जितनी आपने जीएसटीआर 1 में सप्लाई डिक्लेयर करी होगी तो उसका जो टैक्स पेमेंट है वो जीएसटीआर 3B में जाएगा। और जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है, उसके अंदर आपकी जो मंथली आप रिटर्न फाइल करते हैं उसकी एक समरी के रूप में जीएसटीआर 9 जाती है। और जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B में कोई मिस्टेक रह गई हो गई तो उसको आप जीएसटीआर 9 में करेक्ट करके उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए जब आप एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और आपको जब पता होता है कि कौन सी कंप्लायंसेस है तो वो बहुत ही हेल्पफुल होती है किसी भी पर्पज़ के लिए। तो आइए अपन इस चीज़ को थोड़ा पीपीटी के जरिए भी देख लेते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, ए comprehensive गाइड। तो ये जो बेसिकली जीएसटी में कब ये इंट्रोड्यूस हुआ इसकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो अपन इस पीपीटी के जरिए देखेंगे। नेविगेटिंग द इंडियन बिजनेस landscape require understanding the good service tax GST system, particularly the process of registration. This comprehensive guide aims to provide a detailed explanation of GST registration, covering its importance, eligibility criteria, टाइप्स, प्रोसीजर, बेनिफिट। तो इसमें अपन देखेंगे कब एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, कंप्लायंसेस वगैरह क्या करनी होती है अपन को फॉलो। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो अपन पीपीटी के जरिए अपन यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो नीड्स टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए कौन कंपलसरी है, उसको ज़रूरत है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले। तो पहली जो अपन ने थोड़ी देर पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट देखी थी तो यहाँ वो है, यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर बिजनेस एंड टर्नओवर एक्सीडिंग ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। The threshold limit varies depending on the nature of the business. For services providers, the threshold limit is 20 lakh rupees, while for goods supplier it's 40 lakh। स्पेशल कैटेगरी जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, उसके लिए जो लिमिट है वो हाफ हो गई
10 लाख और 20 लाख रेस्पेक्टिवली। तो जो 40 लाख गुड्स में है तो उस केस में 20 लाख हो जाएगी, और 20 लाख जो सर्विसेज के केस में उसमें स्पेशल कैटेगरी उसमें कितनी हो जाएगी, 10 लाख। फिर कौन से ऐसे सर्विसेज है अगर अपन उसको करते हैं, या कौन से ऐसे गुड्स की सप्लाई है अगर उसको अपन करते हैं, तो ये जो लिमिट है अगर वो क्रॉस नहीं हो तो भी आपको जो जीएसटी है वो आपको कंपल्सरी लेना होगा। तो यहाँ पे दिखा, आप देख रहे होंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही होगा। सर्टेन बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी रिगार्डलेस ऑफ देयर टर्नओवर एंड थ्रेशोल्ड। तो इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कौन कौन से केसेज है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है। इंटर स्टेट सप्लायर्स ऑफ गुड्स, यानी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी आप किसी दूसरे स्टेट में कोई आपका फिक्स्ड प्रीमाइसेस नहीं है, बस आप 2-3 दिन के लिए वहाँ पर अपने जो सेल्स है वहाँ उस अपने गुड्स को एज ए जैसे फेयर वगैरह लगता है किसी दूसरे स्टेट में, आप वहाँ जाते हैं उस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वो 90 डेज के लिए होता है, और जो पेमेंट होता है टैक्स का वो भी आपको एडवांस में करना होता है। फिर होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एजेंट ऑफ सप्लायर्स, यानी जो सप्लाई है वो आप किसी जो गुड्स का ओनर है उसके बिहाफ पे करते हैं, आपकी कोई ओनरशिप उस गुड्स के ऊपर नहीं है, तो वो कौन सी सर्विस होती है, एजेंट की। फिर है दोज paying tax under reverse charge mechanism, e-commerce operators, and person who are required to deduct TDS under GST और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये कुछ कैटेगरी है, उनको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी लेना होता है। फिर है अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जो पहला जो टाइप है वो कौन सा है, रेगुलर टैक्स पेयर। रेगुलर टैक्स पेयर नॉर्मली वो हो गए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको जिसने क्रॉस कर लिया, ठीक है, वो है रेगुलर टैक्स पेयर। बिजनेस एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज Businesses exceeding threshold limit are required to register as regular taxpayer, यानी जिस भी बिजनेस ने जो थ्रेशोल्ड उसको क्रॉस किया है तो उसको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाता है, और उसको जो रेगुलर स्कीम है उसके अंदर जीएसटी लेना होता है कुछ लिमिट के बाद में। कंपोजिशन स्कीम, फिर दूसरा है वो है कौन सा है, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनके टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का होता है, तो उसको वो रेगुलर स्कीम में नहीं जाके उसको ऑप्शन दिया गया है कि वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करे। कंपोजिशन स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है अपने परचेज के ऊपर, और आपको एक जो रेट है उसके अंदर वेव किया जाता है, जो रेट है आउटपुट की वो कम होती है 1%, 3%, 5%। फिर जो है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, इंडिविजुअल बिजनेस वो ओकेजनली अंडरटेक सप्लाई ऑफ गुड सर्विस इन स्टेट वेयर दे डू नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी वो किसी ऐसे स्टेट में ओकेजनली किसी फेयर वगैरह में पार्टिसिपेट करने जाते हैं और वहाँ पे उनका कोई भी फिक्स बिजनेस प्लेस नहीं है, तो उनको पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में अपन खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही वहाँ पर वो जो सप्लाई वगैरह है वो वहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। This registration is valid for a specified period and allow them to tax on their supply in the state। तो उनको ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 90 डेज के लिए होता है, और उनको एडवांस में अपनी जो सप्लाई है उस पर जो टैक्स है वो देना होता है। फिर है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट वो ओकेजनली अंडरटेक सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस इन इंडिया कैन रजिस्टर नॉन रजिस्टर एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन,
This registration is similar to the casual taxable person and allow them to tax payment on their supply in India. ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होती है जीएसटी लेने के लिए। सबसे पहले आपको जो जीएसटी की वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना होता है। वेबसाइट का नाम क्या है, www.gst.gov.in। ठीक है, वहाँ पर आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपके पास ये जो एप्लीकेशन वो 2 पार्ट्स के अंदर आ जाएगी, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या होता है कि आपको बेसिक जो डिटेल्स है वो देनी होती है। जो लीगल नेम है, पेन नेम है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये आपको वहाँ पर पार्ट ए में देना होता है। फिर जैसे ही आप पार्ट ए को फिल करेंगे तो ओटीपी जनरेट होगा। तो जो ओटीपी है वो मोबाइल पे भी जाएगा और आपकी जो जीमेल है उस पे भी जाएगा। जब आप दोनों ओटीपी को लगा दोगे तो एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। इस टीआरएन की मदद से आप जो एप्लीकेशन आपका उसका पार्ट भी है वो आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। पार्ट बी के अंदर जो बेसिकली जो डिटेल्स होती है वो क्या होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो बिजनेस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। वहाँ पर आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो होगी, बैंक की डिटेल्स वगैरह होगी, कोई ऑथोराइजेशन फॉर्म है जैसे किसी आप दूसरे को आप ऑथोराइज कर रहे हैं अपने बिहाफ पर, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। ठीक है, फिर फिर आपको सबमिट करनी पड़ेगी जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसकी कॉपी लगेगी, आपकी फ़ोटो होगी, बैंक अकाउंट है उसका या तो स्टेटमेंट होगा या कैंसल चेक है उसकी डिटेल जाएगी, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट, रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट, लीज है या खुद के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है तो वो लगेंगे। ठीक है, और अदर कोई ऑथोराइज जो डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर लगेंगे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह लगा दोगे तो एक वेरिफिकेशन आपको करना होगा और उसमें आप आधार जो आपका है उससे आप ओटीपी वेरीफाई करके और एक एआरएन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो उसको चेक करेगी कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए वो वैलिड है नहीं है। तो जब आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होंगे तो एक रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा गवर्नमेंट और वो होगा REG 06। ये गवर्नमेंट को इशू करना होता है अगर सारे जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे कंप्लीट है तो आपको जो REG 06 है वो आपको इशू कर देंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपन लेते हैं तो उसमें कौन-कौन से जैसे डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले आप देखिए कि आपका जो नेचर है वो कैसा है, आप अगर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है। तो इस केस में आपके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप यहाँ देखेंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आपके लिए प्रोप्राइटर का जो पेन है वो लगेगा, प्रोप्राइटर का आधार है वो लगेगा, रेंट एग्रीमेंट लगेगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। फिर बैंक की डिटेल के लिए बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, ये कैंसल चेक। ठीक, इतनी सारी चीज़ें। इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप फोटो ऑफ प्रोप्राइटर। फिर अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो पेन है वो लगेगा। पार्टनर्स के सारे जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड वो भी अपलोड होंगे। बिजनेस प्रूफ के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्स रिसिप्ट की कॉपी आपकी लगेगी और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा या कैंसल चेक लगेगा। ठीक है, वही कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो पेन है वो लगेगा, रेंट एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लगेगा और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है कंपनी के उसके आधार पेन की यहाँ पे डिटेल्स जाएगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के कैंसल चेक, कंपनी का बैंक अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद विदिन 1 मंथ आपको
ये जो बैंक की डिटेल्स है वो वहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी। कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए वो भी साथ में आपका अपलोड होगा। ठीक है। फिर बेनिफिट क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपन अगर ले लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला है लिजिटिमेसी, यानी आप एक लीगल फर्म के रूप में आप उसको आपकी फर्म है जो रजिस्टर हो जाती है और एक रिलायबल फर्म हो जाती है, कस्टमर भी आप पर जो है वो बिलीव करते हैं। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू द बिजनेस, इट एस्टैब्लिश द बिजनेस एज ए लेजिटिमेट एंटिटी इन द आई ऑफ गवर्नमेंट एंड कस्टमर। कस्टमर भी आपको एक ट्रस्ट की नज़र से देखता है अगर आपके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आप जो आप सप्लाई जो परचेज आप करके लाते हैं अपने सप्लायर से, तो आप उसकी जो इनपुट है वो आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो इनपुट आप क्लेम कर नहीं सकते और जो भी आउटपुट है आपको खुद को वेन करना पड़ता है। फिर है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर पाओगे, क्योंकि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ जाता है। ठीक है। फिर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है इसके अंदर, आप कंपटीशन में भी बहुत जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे आगे चले जाते हो क्योंकि कस्टमर आपको बिलीव करता है। ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एनहांस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट अमंग द कस्टमर एंड सप्लायर्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पेनल्टी क्या क्या लगेगी आप पर, वो यहाँ पर देखेंगे। नॉन कंप्लायंसेस, if a business is liable to register under GST but failed to do so, it is considered an offense under registration law. This non-compliance can attract heavy penalties, पर heavy penalties लगाई जा सकती है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टैक्स कलेक्ट करके दो और गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स का पेमेंट करो। पेनल्टी असेसमेंट, द जीएसटी अथॉरिटी में assess a penalty for non-registration, which can be depend on the severity of these offence and the duration of non-compliance. The penalty can be include fixed amount, a percentage of tax and both. फिर लीगल केसेज आपको जेल वगैरह भी जानी पड़ सकती है अगर आप जो गवर्नमेंट है उसके कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हो तो। Non-registration under GST can also lead to other legal consequences such as prosecution in a court of law. आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, आप पर केस भी चलाया जा सकता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार्टअप, तो स्टार्टअप्स के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन लेने की स्टार्टअप्स के लिए। टैक्स इंसेंटिव वगैरह है वो आपको मिलता है और बैंक की नज़र में जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपको लोन मिलने में भी आसानी होती है और जो कस्टमर वो भी आप पर बिलीव करते हैं। फिर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको भी आपका बेनिफिट मिलता है और आप जो गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप्स की जो स्कीम है उसको इजीली आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। फिर है पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या कंप्लायंस फॉलो करनी पड़ती है, तो मैंने आपको बताया था। आपको जो है अगर आप रेगुलर के अंदर हैं तो आपको साल की 25 रिटर्न फाइल करनी होगी। कंपोजिशन में है तो आपको 5 रिटर्न्स करनी पड़ेगी और आप एक क्यूआरएम पे स्कीम भी होती है उसको करते हैं, ये है रेगुलर के लिए, तो उसमें जो रिटर्न्स है वो कम हो जाती है। तो जो रेगुलर है उसके लिए जो बेसिक रिटर्न वो कौन सी जाती है, एक तो GSTR 1 और एक जाती है GSTR 3B। ये दोनों मंथली रिटर्न है। वही कंपोजिशन के लिए जाती है CMP 08। ठीक है, ये क्वार्टरली जाती है।
तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है किन पर्सन को लेने के लिए वो लायबल हो जाते हैं, कौन सी जो मॉनेटरी लिमिट है उसको क्रॉस करने पर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल, जो रजिस्ट्रेशन वो कंपल्सरी लेना होता है। और ऐसे भी अपन ने केसेस देखे हैं जिसके अंदर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस भी नहीं हो रहे तो स्टार्टिंग से उनको जो जीएसटी है वो लेना कंपल्सरी होता है, जैसे कैजुअल टैक्सेबल हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई अगर वो करता है उस केस में भी आपको कंपल्सरी हो जाता है। और अगर आपने सामने अगर आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो आप पर है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेट होना पड़ेगा। तो बहुत सी अपन ने ये कंप्लाइंसेस है और जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो अपन ने जो क्लास है वो देख ली। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन जो आगे का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली है कि ओवरऑल जीएसटी में आप कब रजिस्टर होने के लिए लायबल हो जाते हो, क्या मॉनेटरी लिमिट है और जो रजिस्ट्रेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद की जो कंप्लाइंसेस है वो कैसे फॉलो करनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आज बेसिक सा टॉपिक था जीएसटी के बारे में और आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। और ये जो कोर्स है वो 30 डेज़ का है, 30 डेज़ में आप जीएसटी में एकदम एक्सपर्टाइज हो जाएंगे और किसी की भी हेल्प लेने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 30 डेज़ के बाद अपन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी अपन देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर कैसे कहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कि जीएसटी और 130B को कैसे फाइल करते हैं। तो एकदम आपको जीएसटी एक्सपर्टाइज इसके अंदर आप बन जाएंगे अगर आप जो ये वीडियो है उसको आप रेगुलर वॉच करोगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।